कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 29th डे की शुरुआत। और अगर कोई फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है मेरे से तो जानना चाहेगा मिरेकल सीरीज आखिर में है क्या। तो मिरेकल सीरीज के अंदर हम क्लास 12th की जो आपकी फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म करने वाले हैं 60 डेज के अंदर। इसका मतलब हम लोग भागेंगे नहीं, ना ही हम टॉपिक्स को स्किप करेंगे, ना ही हम कम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम आराम आराम से करेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि यार 12th की जो फिजिक्स है ना वो केवल और केवल 60 दिन की ही कंसंट्रेटेड मेहनत आपसे मांगती है। और अगर आपने 60 दिन तक लगातार एफर्ट्स पुट कर दिए तो फिर आपको पता पड़ जाएगा कि इस सीरीज का नाम मिरेकल सीरीज आखिर में क्यों रखा गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अदर अप्लायंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो ये जो क्लास है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर तुम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में जानोगे, साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स वगैरह काफ़ी सारे पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। फिर हम किरचॉफ्स रूल्स के बारे में बात करेंगे, किरचॉफ बोल लो, राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। एंड देन वी विल डू सम सर्किट एनालिसिस। हम डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे सर्किट की डिफरेंट पैरामीटर्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। टारगेट क्या है हमारी इस सीरीज का? तो हमारी ये कोई सीरीज एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। इसमें बेसिकली हम और भी डीप प्रॉब्लम के ऊपर हमला कर रहे हैं, दैट इज योर फियर ऑफ फिजिक्स। तो आपका जो फिजिक्स का डर है वो आपको फिजिक्स के अंदर तरक्की करने से रोक रहा है। और अगर एक बार मैंने वो डर दूर कर दिया, जो कि मैं 100% करूंगा इस सीरीज के थ्रू, तो आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो और जेईई मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो किस एग्जाम के लिए आपको इस सीरीज को यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपके फिजिक्स के डर को खत्म करना, जड़ से खत्म करना। सो इनफ फॉर इंट्रोडक्शन, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हम दो तरीके के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सो सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है थ्रू आउट रजिस्टर्स सेम रहता है। सो करंट रिमेन्स सेम इन ऑल रजिस्टर्स। अगर आपके रजिस्टर्स को आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि करंट उनके अंदर सेम फ्लो हो रहा हो तो आप कह सकते हो कि वो रजिस्टर्स क्या होंगे? सीरीज के अंदर होंगे। और करंट सेम कब होगा? जब सारे के सारे रजिस्टर्स एक ही ब्रांच के अंदर कनेक्टेड हो। जैसे हमने यहां पर कनेक्ट किया है, देखो हमारा पहला वाला रजिस्टर है और ये हमारा दूसरा वाला रजिस्टर है। तो इसके अंदर जितनी करंट एंटर करेगी, ऑब्वियसली करंट के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उतनी की उतनी करंट यहां से बाहर निकलेगी और उतनी की उतनी करंट इसके अंदर एंटर करेगी। यानी कि दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। हाँ, आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो जरूर डिवाइड हो जाएगा। कुछ पोटेंशियल इस वाले रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल इस वाले रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होगा। तो यहां पर हम लोग इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि सर्किट की अदर कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे सर्किट के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वी पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज क्या हो जाना चाहिए कि आपके जो मल्टीपल रजिस्टर्स हैं उनको आप किसी एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दो, है ना। तो उस रजिस्टर को ही अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलते हैं, राइट। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको सबको पता होगा क्योंकि छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अपन एक बार थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। तो देखो यहां पर दो चीजें श्योर है। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल है वो दोनों पोटेंशियल्स के सम के इक्वल है। V इज इक्वल टू V1 एंड V2। एंड V1 क्या है? आप बोलोगे सर V1 है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, मतलब I इंटू R1। और V2 क्या है? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज I इंटू R2। और करंट दोनों में सेम है। तो हम V1 और V2 की वैल्यू अगर फीड करेंगे अपनी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तो V की वैल्यू आ जाएगी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। यानी कि V अपॉन I जो होगा वो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप इस सर्किट के अंदर देखते हो तो ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि V अपॉन I किसके इक्विवेलेंट है? R इक्विवेलेंट के इक्वल है, राइट। तो अगर आप इस इक्वेशन को पकड़ोगे,
है ना, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। और अगर आप इस इक्वेशन को पकड़ोगे दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन और डायरेक्ट कंपेयर करोगे, डायरेक्ट अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर 1 and 2, देन आप देख पाओगे कि यार हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो तो बेसिकली किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो अब हमें पता पड़ गया कि यार जब दो रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो उन दोनों रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। तो ये पहली चीज हो गई, ये आई होप सबको पता होगी। जो दूसरी चीज मैं यहां पर स्पेसिफाई करना चाहता हूं वो आपके काफी काम आ सकती है। देखो करंट तो दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है, बट वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो वोल्टेज किस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है वो हम जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमसे कोई कहे कि बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे I इंटू R1। और I किसके इक्वल है, आप देखोगे I इक्वल है V इक्विवेलेंट, या V लिख लो सिंपली, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। यहां से अगर आप देखोगे इस वाली इक्वेशन से आप देखोगे तो I किसके इक्वल है, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट के इक्वल, राइट, और टाइम्स R1, ठीक है। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी अभी अपनों ने निकाली थी, तो ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल वोल्टेज V। सिमिलरली V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज I इंटू R2। I की वैल्यू रखोगे V अपॉन R इक्विवेलेंट टाइम्स R2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स V। तो आप नोटिस कर रहे हो कि यार V1 जो है ना वो R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V2 जो है वो R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा वोल्टेज का। मान लो दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हैं तो जो भी आप टोटल वोल्टेज अप्लाई करोगे उसको दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अगर एक रेजिस्टेंस ज्यादा है एक कम है तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके पास में ज़्यादा हिस्सा जाएगा और जो रेजिस्टेंस कम है उसके पास में कम हिस्सा जाएगा। इस तरीके से दोनों वोल्टेज को डिवाइड कर लेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें ध्यान रखने हैं। तो इनको समराइज कर लिया था मैंने, राइट। तो हमने देखा कि हमारा R इक्विवेलेंट तो हो जाता है R1 प्लस R2, साथ ही साथ में हमारा डिवीजन ऑफ वोल्टेज जो होता है V1 की वैल्यू निकल के आती है R1 टाइम्स V अपॉन R1 प्लस R2 और V2 की वैल्यू निकल के आती है R2 टाइम्स V अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि आपका जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा वोल्टेज का शेयर उस रेजिस्टेंस को मिलेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन दिस कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। वहां पर करंट सेम थी, यहां पर वोल्टेज सेम रहेगा। तो आप रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कनेक्ट करो कि उनका जो वोल्टेज है वो सेम रहना चाहिए। मतलब आपने जैसे ये पहला रेजिस्टेंस लिया, ये दूसरा रेजिस्टेंस लिया, तो आपने दोनों की जो टर्मिनल्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया एंड देन फिर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया। तो आप एक्सटर्नल वोल्टेज कुछ भी अप्लाई करो 100% इन दोनों रेजिस्टेंसेस के, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स आपस में ज्वाइंट है तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो डिवाइड क्या हो जाएगा, करंट। अगर आपकी टोटल करंट I यहां पर एंटर कर रही है तो यहां पर इसका डिवीजन होगा, कुछ करंट इसके पास चली जाएगी दैट इज I1 और कुछ करंट इसके पास चली जाएगी दैट इज I2, बट दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। अगेन हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को किसी एक अकेले रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए, कीपिंग अदर कंडीशंस कांस्टेंट, राइट। सो हमने करंट वैसा का वैसा रखा, वोल्टेज वैसा का वैसा रखा, हमने इन दोनों रेजिस्टेंसेस को किसी एक रेजिस्टेंस से यहां पर रिप्लेस कर दिया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस हमने रिप्लेस किया है ये होगा कितना, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमें इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज तो श्योर है जो कि आप सब लोग एग्री करोगे कि जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। अब आपका जो I1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और I2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंड रेजिस्टेंस। इन दोनों को आप ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रखोगे तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो यहां से आपको मिलेगा I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अगर आप यहां से देखोगे
तो यहां से आपको I अपॉन V की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। भाई V अपॉन I की वैल्यू R इक्विवेलेंट के इक्वल होती है, तो I अपॉन V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और इन दोनों को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, तो हम देखेंगे कि यार 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के इक्वल आ जाएगा, या यूं कह लो R इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर करंट का डिवीजन कैसे होगा वो लोग हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो करंट हमने देखा था I1 किसके इक्वल था, V अपॉन R1, और V को आप लिख सकते हो I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1। R इक्विवेलेंट की जगह आप रखोगे I अपॉन R1 टाइम्स R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल करंट I। सिमिलरली जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगी R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल करंट I। तो आप नोटिस कर रहे हो कि करंट I1 जो है वो R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट I2 जो है वो R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंसेस की इनवर्स रेशियो की फॉर्म में है आपकी करंट, यानी कि जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको कम करंट मिलेगी, और जो रेजिस्टेंस कम होगा उसको ज्यादा करंट मिलेगी। भाई ऑब्वियस है नहीं तो, कि जिधर की तरफ कठिनाइयां ज्यादा हैं उधर कम लोग जाते हैं, और जिधर की तरफ कठिनाइयां कम है उधर की तरफ ज्यादा लोग जाते हैं। तो जिधर की तरफ कम रेजिस्टेंस है उधर ज्यादा करंट जाएगा, और जिधर की तरफ ज्यादा रेजिस्टेंस है उधर कम करंट जाएगा। ये हमें हमारी सर्किट की मैथमेटिक्स भी बोल रही है। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन, या फिर ये इनवर्स वाली फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हो अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेज है, 2 से ज़्यादा हैं तो, ठीक है ना। और डिवीजन ऑफ करंट, तो I1 हो जाएगा R2 टाइम्स I अपॉन R1 प्लस R2, और I2 हो जाएगा R1 टाइम्स I अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से आप करंट को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये कहानी हो गई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, बट इसके ऊपर कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कंबाइन करके दिए हुए होंगे, और आपको कहा जाएगा कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो सर्किट है क्या उसको डिवाइड किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, और अगर ऐसा किया जा सकता है तो हम डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और हमारे सर्किट को रिड्यूस करते हुए चलेंगे, है ना। तो रिडक्शन ऑफ सर्किट कहलाता है ये वाला मेथड, और इसको आप मुंह जबानी नहीं कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें बस फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक नेटवर्क हमें दे रखा है पूरा का पूरा। तो हम देखेंगे यार हमारा जो ये 1 ओम है और ये जो 1 ओम है ये दोनों सीरीज के अंदर है। क्यों? क्योंकि एक बार जो करंट यहां पर एंटर कर गई वो सेम रहेगी, वो इधर जाएगी और उतनी की उतनी करंट इसके थ्रू बहेगी। तो ये दोनों सीरीज के अंदर होंगे। अगर ये दोनों सीरीज के अंदर होंगे तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो 2 ओम है और ये वाला जो 4 ओम है ये आपस में पैरेलल के अंदर होंगे। तो इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 6, है ना, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने फिगर आउट कर लिया कि इस वाले सेक्शन का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब सिमिलर सेक्शन यहां पर है ना,
तो इसका भी कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 और सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। और फिर ये तीनों सीरीज में होंगे, तीनों सीरीज में होंगे, तो सीरीज में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना होगा 4 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका ओवरऑल आंसर होगा। तो पहले वाले का हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो कितना आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कर लोगे। अब मुझे इसको दोबारा से सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको और इसको कंबाइन करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा 2 ओम, फिर इसको और इसको कंबाइन करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा 4 ओम आएगा, और फिर इसको और इसको कंबाइन करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3। तो सिमिलरली इसका भी 4/3, इसका भी 4/3 और इसका भी 4/3। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 4/3, मतलब ऐड हो जाएंगे, तो 16 डिवाइडेड बाई 3 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो घबराना मत, बड़े बड़े सवाल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। अब इनको करो, तो ये 3 है और ये 3 है, तो ओवरऑल इनका कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इन दोनों का ओवरऑल वापस से कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 मतलब 36 डिवाइडेड बाई 12 मतलब अगेन 3, तो अगेन 3 ओम हो जाएगा। फिर ये दोनों वापस से सीरीज के अंदर होंगे तो वापस से 6 ओम हो गया, और ये वाला 6 वापस से पैरेलल के अंदर होंगे तो वापस से कितना हो गया 3 ओम हो गया। फिर ये और ये वापस से सीरीज के अंदर होंगे 6 ओम, फिर ये और ये वापस से पैरेलल के होंगे वापस से 3 ओम, फिर 3 और 3 वापस से सीरीज में 6 ओम। तो अल्टीमेटली बचेगा हमारे 6 और 3 जो कि आपस में पैरेलल के अंदर होंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 2 ओम। तो सॉल्व करते हुए चले जाना है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नोटिस करना कि यहां से जो करंट जा रही है, ठीक है, वो एज इट इज इसके अंदर भी फ्लो होगी, तो ये दोनों सीरीज में होंगे। ठीक है, फिर सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, इस तरीके से रिड्यूस करते चले जाओगे सर्किट को, आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लपक के सॉल्व करना है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको मात नहीं खानी है, ऐसे क्वेश्चंस की आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी जहां से भी आप रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस करते हो वहां से। ठीक है ना, तो ये आपके फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, देखो ये दोनों क्वेश्चंस इसलिए खास है क्योंकि यहां पर एक छोटा सा फैक्ट छुपा हुआ है कि आपका जो कंडक्टिंग वायर है ना, उसको आप एक सिंपल पॉइंट मान सकते हो। तो आपको जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर सर्किट दिखाई दे रहा है वो वैसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा होगा, 4 रेजिस्टेंसेस हैं, बट उसके अंदर ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इसके बीच में ओवरऑल क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर को आप सिंपल सिंगल पॉइंट मान सकते हो। तो आपका ओवरऑल सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये हो गया एक पॉइंट, इधर से निकला 2R है ना, और फिर इधर से निकला सपोज करो R, ठीक है, और फिर इधर वापस से कौन बच गया, आपका R बच गया। अब आप नोटिस करोगे कि यार यहां तो रास्ता ही बंद हो गया, इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं रहा, क्योंकि जो करंट यहां से जा रही है वो एज इट इज इस रास्ते को फॉलो करते हुए चली जाएगी, है ना, क्योंकि करंट अल्टीमेटली इसके अंदर घुसेगी क्यों, उसको वापस से इतना लंबा रास्ता क्यों चल के आना पड़ेगा। अगर उसको कोई पाथ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो वो डायरेक्ट उसी पाथ की तरफ जाएगी, आगे कोई रास्ता ही नहीं है, घूम फिर के वापस से ही आना है। तो क्लोज्ड सर्किट जो होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको। तो अल्टीमेटली ये R और ये R बचे जो कि दोनों सीरीज में है, तो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली 2R हो जाएगा, है ना। तो ये जस्ट केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं आपको दोनों रेजिस्टेंसेस, अदरवाइज इनका कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर यहां से ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो कंडक्टिंग वायर है, मतलब ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा है तो इसके हर पॉइंट का नाम हमें ए रखना है, तो इसका नाम भी हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। सिमिलरली इसको देखो, ये भी पूरा का पूरा कंडक्टिंग वायर है ना। तो अगर हमने इस पॉइंट का नाम बी रखा है तो हम इसके हर पॉइंट का नाम बी रखेंगे, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका कुछ सर्किट ऐसा होगा।
कि एक तरफ आपका A है ना, तो A के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, एक तो रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है A और B के बीच में। कौन सा वाला रेजिस्टेंस लिया है मैंने, ये वाला। देखो इसका एक एंड A की तरफ है और एक एंड B की तरफ है। फिर इसको देखो, इसका भी एक एंड A से और एक एंड B से कनेक्टेड है। इसको देखो, इसका भी एक एंड A से और एक एंड B से कनेक्टेड है। तो हमारे तीनों ही रेजिस्टेंसेस ऐसे हो गए जिनका एक एंड A से और एक एंड जो है वो B से कनेक्टेड है। नाउ आपको पता पड़ गया कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो किस कॉम्बिनेशन के अंदर है। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, अपन लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R 1/R 1/R, मतलब 3/R, मतलब R डिवाइडेड बाय 3। देखो जब n सेम रेजिस्टेंसेस, मैं इसको एक बार लिखवा देता हूं, क्या मालूम आपके रिजल्ट काम आ जाए, ठीक है ना। पहला पॉइंट ध्यान रखो, n resistances having resistance R each, ठीक है। अगर उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हो तो उनका रेजिस्टेंस हो जाता है n टाइम्स R, और अगर तुम उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हो तो उनका रेजिस्टेंस हो जाता है R डिवाइडेड बाय n। तो इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपके काम आता रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज सेकंड कंसेप्ट जो कि हमें ध्यान रखना है। हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है ऐसा कुछ कि पूरा का पूरा कंडक्टिंग वायर हो और फिर आप उसके अंदर रेजिस्टेंस ढूंढते फिरो या रेजिस्टेंस मान के कुछ भी करने की कोशिश करो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो कंडक्टिंग वायर होता है वो एक सिंपल नोड को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंपल सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फैक्ट को आप यूज कर सकते हो, बहुत काम का है ये फैक्ट आपके लिए, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगेन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो आपको कह रखा है कि डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन फिगर दिस 3.32, मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक का फिगर है 3.32। ईच रजिस्टर हैज 1 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके बीच में आपने 12 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो इसके बीच में आपने एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो ये 12 वोल्ट बैटरी हो गई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 0.5 ओम दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि इससे कितनी करंट जो है वो बाहर निकल रही है। अब यार ये तो आप तभी बता पाओगे जब आप इस पूरे के पूरे नेटवर्क का ओवरऑल, इस पूरे के पूरे नेटवर्क का जब आप ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लो। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। ये आपको पता करना है, तब जाके आपका इक्वेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये पता कैसे करेंगे, क्योंकि ना तो हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, ना हमें पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप नोटिस करोगे कि हमारी जो ये CD है ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अगर कोई आदमी यहां पर खड़े होके देखे तो उसको कैसा सर्किट दिखाई देगा, अपने इस तरफ 1 ओम, अपने इस तरफ 1 ओम और अपने सामने 1 ओम, और फिर यही क्रम जो है वो पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक चल रहा है। सिमिलरली अगर कोई आदमी यहां खड़ा हो जाए तो उसको क्या दिखाई देगा, अपने ऊपर 1 ओम, अपने नीचे 1 ओम, अपने सामने 1 ओम और अपने आगे पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक सेम नेटवर्क। तो आप देखोगे कि यार आदमी यहां खड़ा हो, है ना, और आदमी यहां खड़ा हो, बात सेम है, दोनों को सेम चीज दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी एग्जैक्टली वही इसके लिए भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। हम ये इनफाइनाइट नेटवर्क के अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला सेक्शन है, हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना माना जा सकता है, R इक्विवेलेंट माना जा सकता है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, ये बचेगा R इक्विवेलेंट। पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक हमने सर्किट रिप्लेस कर दिया। फिर कौन कौन बचा है, इधर बचा है 1 ओम, इधर बचा है
1 ओम, इधर बचा है 1 ओम, और फिर हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है 0.5 ओम, और ये इस तरीके का काम हो गया। अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, तो ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं, तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस 1। फिर ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट, और हमारे सर्किट एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1 प्लस आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलो बनाओ एक बार यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 करोगे तो 2 प्लस आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम लोगे, कुछ भी कह लो आप, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर इक्विवेलेंट प्लस 2 एंड प्लस आर इक्विवेलेंट इटसेल्फ। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको एलसीएम ले लिया, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर ओवरऑल ये रखा हुआ है ही, और नीचे जो एलसीएम था इक्वेशन के अंदर वो गायब हो जाता है। तो अब हमारा जो इक्वेशन है हमारी वो कुछ इस तरीके से बचेगी। देखो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट है उससे ये आर इक्विवेलेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगी हमारी इक्वेशन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड प्लस 2 सॉरी माइनस 2, ठीक है, दोनों को इधर लेके आएंगे तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी माइनस बी दैट इज 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, ठीक है, तो 4a 1 है और c माइनस 2 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 8, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, ठीक है, तो माइनस का 8 आएगा और माइनस 4ac होता है तो माइनस माइनस मिलके प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आई होप सबको आता होगा ना, आप खुद के लेवल पे भी करना है इस कैलकुलेशन को, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। तो इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस माइनस रूट 8 प्लस 4 को लिखेंगे अपन 12, और 12 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 का रूट 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 3। ऑब्वियसली माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस रूट 3, और 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू को लिखा जा सकता है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 2.732 ओम, इतना हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हमें करंट फाइंड आउट करना था, तो हमारी करंट कितनी होती है, करंट होती है ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हमें दे रखा है 12, टोटल रेजिस्टेंस है हमारा 2.732 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 0.5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2, 3, 7 और 5 हो जाएंगे 12, पावर चली जाएगी 1, 3.232। तो आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी कैलकुलेशन के फलस्वरूप आपको मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए बोला जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, तो वो पार्ट जो है वो आप आसानी से कर सकते हो। मतलब यहां तक का जो पार्ट है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट I थ्रू द साइड AB इज। तो हमें ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, सर्किट को रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो ये हमारा 30 ओम है और ये हमारा 20 ओम है।
ये दोनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक एक एंड इधर और दोनों का दूसरा एंड इधर की तरफ आपस में कनेक्टेड है। तो इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, R20 एंड 30, ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, मतलब 3 इंटू 2 करोगे 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 फिर बचेगा 10, 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो 12 ओम है वो 10 ओम और 3 ओम इनके साथ में सीरीज में, तो फिर आप लिखोगे R ऑफ दिस 12 ओम एंड 1 ओम एंड 3 ओम, ये तीनों सीरीज में है। तो फिर इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3, मतलब 13 और 3 16 ओम, 16 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यहां तक की बात होगी। तो हमारी जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो करंट हो जाएगी हमारी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 10 डिवाइडेड बाय 16 इतनी हमारी करंट हो जाएगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 20 एंड 30, 20 एंड 30 का जो कॉम्बिनेशन था उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, तो करंट हमें पता पड़ गई कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 16, और 20 और 30 को मिला के जो कॉम्बिनेशन बना था उसका रेजिस्टेंस कितना था आपका 12 ओम था। तो इतना हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। अब जितना वोल्टेज ड्रॉप 20 और 30 को मिला के उन दोनों के ऊपर हो रहा है उतना का उतना ही 20 ओम वाले के ऊपर भी हो रहा होगा और उतना का उतना ही 30 ओम वाले रेजिस्टेंस के ऊपर भी हो रहा होगा। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि करंट 220 ओम जो होगी वो कितनी हो जाएगी वोल्टेज, तो वोल्टेज हमारा है 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 16 और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 20। तो 10 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स, और ओवरऑल आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। 3 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर आपका आंसर आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 20 और 30 ओम ये आपस में पैरेलल में होंगे, तो 20 30 ये हो जाएगा 600, 20 30 50 हो गया, 12 ओम सही है। फिर 12 प्लस ओके मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, ये 10 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 10 होगा। तो 12 प्लस 10 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 करोगे 15, 15 प्लस 10 करोगे तो 25 हो जाएगा। ये इसको करेक्ट करो, ठीक है, 25 हो गया। तो हमारा करंट हो जाएगा, टोटल वोल्टेज है 10 और टोटल रेजिस्टेंस है 25, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 12, ठीक है। और इसको अपन फिर करेक्ट कर लेते हैं, तो अब हमारा जो करंट है वो आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 25, और खुद का रेजिस्टेंस कितना है 20, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 25 एम्पियर, इतना हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन ऑफ सर्किट। बेसिकली आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स पता है, तो आप क्या करो, पहले तो सर्किट को रिड्यूस करते चले जाओ ताकि आपको सर्किट के अंदर बेसिकली कितनी करंट फ्लो हो रही है और कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो पता पड़ जाए, और फिर वापस से सर्किट को एक्सपेंड करते चले जाओ। और जब आप एक्सपेंड करते चले जाओगे तो आपको हर एलिमेंट के थ्रू कितनी करंट कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो पता चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ सर्किट एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ सर्किट, और ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको आएगा मजा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन द सेल्स A एंड B हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। VA आपको दे रखा है 12 वोल्ट, तो ये आपको 12 वोल्ट दे रखा है। R1 आपको दे रखा है 500 ओम दे रखा है, और R आपको दे रखा है 100, ये आपको दे रखा है 100 ओम, राइट। द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब देखो नो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि यहां से करंट जो है वो कोई भी, देयर इज करंट, जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए 0। तो ये जो दूसरी वाली बैटरी है ना उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, और ऐसा तो केवल और केवल तब होगा जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाए, हमारे VB के इक्वल हो जाए, तब जाके ऐसा होगा। अच्छा, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो यहां से जो करंट बाहर निकल रही है I, वो एज इट इज इसके अंदर फ्लो होने लगेगी और वो एज इट इज वापस से यहां से निकल जाएगा जी। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही तो इस वाले रेजिस्टेंस के और इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम होगी, मतलब इन दोनों को सीरीज में माना जा सकता है। तो आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 दैट इज 600 ओम हो जाएगा। तो आपकी ओवरऑल जो करंट फ्लो हो रही है VA से वो हो जाएगी वोल्टेज दैट इज 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 600। तो आपका ओवरऑल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 100 ओम, वो कितना हो जाएगा I दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 600 टाइम्स R कितना है आपका 100 है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 वोल्ट। तो यहां पे इसके और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट। तो इतनी की इतनी हमारी बैटरी होनी चाहिए, तब जाके एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और ओवरऑल कोई भी करंट आपकी कम से कम इस बैटरी से आपको फ्लो होते हुए नहीं दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यार मैं आपको केवल और के लिए एहसास दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो सेम है। जैसे अभी हमने यहां पर क्या करा, दोनों रेजिस्टेंसेस को नोटिस किया, देखा यार दोनों में करंट सेम है, तो दोनों सीरीज के अंदर हो गए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, फिर करंट निकाला, फिर एक रेजिस्टेंस के ऊपर हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाला। यहां तक का काम सेम है, बस हमने कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया है, वहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अच्छा यार इस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब इसको कोई अपोज करने वाला पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है ना, और वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, वो हमारे 100 ओम वाले के इक्वल हो रहा है। तो 100 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ही हमारी बैटरी के इक्वल होगा, तब जाके हमारी बैटरी से कोई करंट नहीं निकलेगी। ये दिमाग हमें एक्स्ट्रा लगाना है और ये हमें कोई नहीं सिखा सकता, ये हमें प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको 100% ये चीजें जो है वो मजेदार लगने लगेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, है ना, रेजिस्टेंस पर मीटर दे रखा है हमें, इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमें रेडियस दे दी गई है ना, इससे हमें ये पता पड़ गया कि ओवरऑल वायर की लेंथ कितनी है। तो ओवरऑल वायर की लेंथ कितनी है पहले तो हम पता लगा लेते हैं, तो वो हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू, ठीक है, यहाँ पे आर रेजिस्टेंस नहीं है, देखो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं रेडियस ही लिख देता हूँ पूरा, ट्वाइस ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। तो कुछ ये हो जाएगा अपना, ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.2 पाई हो जाएगा हमारा, है ना। ये हमारी टोटल लेंथ हो गई। तो हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो भी हम निकाल सकते हैं। पर मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 12 ओम पर मीटर, और टोटल लेंथ कितनी है 0.2 पाई, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 करोगे 2.4 पाई, इतने ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आपने क्या करा, उसको एक सर्कल की फॉर्म में बना लिया, दैट इज गुड। डायमेट्रिकली अपोजिट, तो डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है कि 1.2 पाई ओम रेजिस्टेंस इस वाले हिस्से का होगा और 1.2 पाई ओम रेजिस्टेंस इस वाले हिस्से का होगा, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में होंगे तो आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.2 पाई डिवाइडेड बाय 2। मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया पैरेलल वाला, मैंने डायरेक्ट उसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर n सिमिलर रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस ईच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर 1.2 पाई ओम वाले रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों सेम है, तो उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 0.6 पाई ओम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो केयरफुली क्वेश्चन को करोगे तो इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको आपको प्रोसेस करना है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ। देखो सेम मेटल का मतलब है रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी सेम है ना।
लेंथ भी आपको क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो केवल और केवल डिफरेंस किसका है, बट देयर क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो 3:1 की फॉर्म में। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो हमें पता पड़ जाएगा कि R1 डिवाइडेड बाय R2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम R1 को 1 ओम ले सकते हैं और R2 को हम इक्विवेलेंट 3 ओम ले सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो R1 भी हमें पता पड़ गया, R2 भी हमें पता पड़ गया। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेशियो से मिली है। नाउ दे आर जॉइंड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ओम। अच्छा, यहां पर हमें दे रखा है तो हमें ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हमें दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर, ठीक है। तो थिकर वायर का मतलब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, ठीक है। तो A1 जो है वो 3 है, मतलब ये थिक है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है ना। तो हमारा ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि R2 जो होगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 30 ओम। ऑब्वियसली जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमें R1 की वैल्यू भी पता पड़ गई, R2 की वैल्यू भी पता पड़ गई। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो इनको किसमें कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में, ठीक है। तो हमारा R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली R1 प्लस R2, दैट इज 10 प्लस 30, दैट इज 40 ओम। तो क्वेश्चन बेहद आसान था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का तो बहुत आसान फंडा लगाना था, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कहां से रिलेट कर दी गई है, रेजिस्टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन से, कि रेजिस्टेंस किस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो यू आर गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज ईच of value R is equals to 10 ohm, very good, and each capable of carrying a maximum current of 1 ampere। उनकी जो मैक्सिमम करंट है वो 1 एम्पियर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं फ्लो करवा पाओगे। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज ऑफ 5 ओम। अब हमें इनको खूब सारे रेजिस्टेंसेज को कंबाइन करना है ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 5 ओम हो जाए, एंड विच कैन कैरी अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। देखो यहां पर आपको ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की एक एप्लीकेशन दिख रही है। भाई अभी तक आपको ये लगता होगा ना कि यार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके ऊपर सवाल आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इसकी एक एप्लीकेशन बता रहा है कि आपके पास में खूब सारे रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि केवल और केवल 1 एम्पियर की करंट को ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या आप उनको कंबाइन करके कुछ ऐसा सर्किट बना सकते हो जो 4 एम्पियर तक की करंट को क्या कर लें, अपने अंदर से फ्लो करवा लें, ठीक है। तो मजबूरी है आपके पास में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, बट हर रेजिस्टेंस केवल और केवल 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर सकता है। अब आपको दिमाग लगाना है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को यूज करना है ताकि आप कुछ ऐसा सर्किट बना लो जिसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी आपकी डिजायर्ड वैल्यू के इक्वल हो जाए और आप करंट भी बढ़ा दो। हर रेजिस्टेंस की औकात केवल और केवल 1 एम्पियर की थी, आपने एक ऐसा सर्किट बना दिया जिसकी औकात 4 गुना ज्यादा है, 4 एम्पियर है। तो ये एग्जाम्पल है, मतलब इसलिए अपन कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंसेस को, ठीक है ना। सो द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ द टाइप आर दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। तो देखो हमें टोटल करंट कितनी फ्लो करवानी है, तो हमें टोटल करंट फ्लो करवानी है 4 एम्पियर। अब हमारे हर रेजिस्टेंस के पास में केवल और केवल 1 एम्पियर करंट जा सकती है। तो एक चीज तो हमें पता पड़ गया कि हमें इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 एम्पियर, फिर ये वाला भी 1 एम्पियर, फिर ये वाला हिस्सा जो है वो भी 1 एम्पियर, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो भी 1 एम्पियर, ठीक है। अब यहां पे फिर दूसरी दिक्कत आ जाएगी कि अगर आपने यहां पर 10 ओम लगा दिया, इधर 10 ओम, चारों ही ब्रांचेस के अंदर 10 ओम लगा दिया, तो फिर आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो फिर 5 नहीं होगा, फिर वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2.5 ओम। तो वो भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर दिमाग लगाओगे, यहां पर आप 2 10 ओम के रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करोगे, ठीक है, ताकि आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाए 20,
ठीक है। तो इसका भी 20 हो जाएगा, इसका भी ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, इसका भी ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, है ना। और ये वाली जो लास्ट ब्रांच है इसके अंदर भी 10 ओम एंड 10 ओम, तो इसका भी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इस तरीके से आप बना दोगे तो अब आपकी सारी शर्तें मंजूर हो गई। देखो आपके हर 10 ओम वाले रजिस्टर से केवल और केवल 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एग्रीड। और आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 5, क्यों? क्योंकि हर ब्रांच का रेजिस्टेंस 20 है, टोटल ब्रांचेस 4 है, चारों पैरेलल में है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5। तो ये हमने एक ऐसा सर्किट बना लिया जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, और हर रेजिस्टेंस से केवल और केवल 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जबकि ओवरऑल जो हमारे सर्किट है उसके अंदर कितनी करंट फ्लो करवा पा रहे हैं अपन 4 एम्पियर की। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो फिर मजा आ जाए। चलो, तो ये जो कंसेप्ट थे ये केवल और केवल किसके ऊपर बेस्ड थे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड थे। आई होप हमने पूरा का पूरा एरिया कवर करने की कोशिश करी है। फंडा बहुत क्लियर था, सिंपल से फॉर्मूलाज, लेकिन उसको देखो कितने गजब तरीके से आपको पूछा जा सकता है, कितने इनोवेटिव तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, है ना। तो आपको एक ऐसा नेटवर्क दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसका इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, सर्किट को गौर से देखना है और उसको आइदर किसी पॉइंट और किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इस सर्किट को इस लाइन के अलोंग हम डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों कहलाई है, इसका कारण क्या हुआ, ये तो आपको सबको पता है, क्योंकि इस लाइन के इधर की तरफ और इस लाइन के इधर की तरफ जो सर्किट बच गया वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो यार इन सब चीज़ों के बारे में, यहां पर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री की खासियत क्या होती है, इट इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, इट इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब इसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल लाइन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो फिर कोई करंट भी नहीं फ्लो होगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले रेजिस्टेंस को और इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। तो आपका जो अब ओवरऑल सर्किट बचेगा वो कैसा बच जाएगा, इधर एक रेजिस्टेंस होगा, इधर एक रेजिस्टेंस होगा, इधर एक रेजिस्टेंस होगा और इधर एक रेजिस्टेंस होगा एंड इधर एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही इधर एक रेजिस्टेंस होगा एंड इधर एक रेजिस्टेंस होगा, बस इतना सा बच जाएगा। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर एंड ये भी आर। तो अब इन दोनों का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2R। ऐसे ही इन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 2R, और ये दोनों भी सीरीज में, इनका भी कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। 2R 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 ये पैरेलल में है, तो ओवरऑल आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर आंसर। तो बाद का खेल तो हम खेल लेंगे, ठीक है, लेकिन यहां तक आने के लिए, यहां तक आने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, सिमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, और वो आपको अच्छे से सीखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन सिमेट्री के ऊपर, ये देखो। तो इसके अंदर भी क्या है, हम देखते हैं कि यार हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमारा ओवरऑल सर्किट जो है वो सिमेट्रिक है। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी की पूरी जो लाइन है इट इज और लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये पूरी की पूरी इक्विपोटेंशियल लाइन है। यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको गायब किया जा सकता है, और इस पॉइंट पर जितने भी रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है ना। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कुछ रिड्यूस होकर इस तरीके से बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस बचेगा, ये एक रेजिस्टेंस बचेगा, इधर से एक रेजिस्टेंस यूं आएगा,
है ना, और एक रेजिस्टेंस चला जाएगा इधर की तरफ, फिर इधर से एक रेजिस्टेंस इधर और एक रेजिस्टेंस इधर। तो नोटिस करो हमने उस पॉइंट को सेपरेट कर दिया क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर कोई डिवीजन ऑफ करंट नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसके अबाउट पूरा का पूरा सर्किट जो है वो सिमेट्रिक है। फिर एक रेजिस्टेंस आपका इधर था और एक रेजिस्टेंस आपका इधर है, और एक रेजिस्टेंस आपका इधर एंड एक रेजिस्टेंस आपका इधर चला जाएगा। सो दिस इज आर, 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 दिस इज आर एंड दिस इज आर। एंड नोटिस करोगे कि अब आपकी कितनी ब्रांचेस बन रही है, 5 ब्रांचेस बन रही है, 1 2 3 4 5। इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कितना है, 2R। इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कितना है, 2R। इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कितना है, 2R। ये दोनों भी सीरीज में है, 2R, और ये दोनों भी सीरीज में है, दीज आर ऑल्सो 2R। तो आपका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2R डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि सभी आपस में पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ये सवाल आज से बहुत साल पहले पूछा गया था, बट इसके अंदर भी आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। सो दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो इसके अबाउट आप क्या कर सकते, कोई रेजिस्टेंस होता तो उसको गायब कर देते, बट इसके अबाउट तो कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। हाँ, बस इस पॉइंट के ऊपर आप सेपरेट कर सकते हो, तो सेपरेट करोगे तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बच जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस होगा 1 ओम का, ये एक रेजिस्टेंस होगा 1 ओम का, ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम का, ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम का, ये भी हो जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस, है ना, एंड यहाँ पर 1 ओम एंड यहाँ पर 1 ओम। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो था उस पर हमने सर्किट को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये 1 है और इन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, राइट। और फिर वो ये वाला 1 और ये वाला 2 आपस में पैरेलल के अंदर होंगे, तो पैरेलल के अंदर होंगे तो ओवरऑल इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर ये 1, ये 2 डिवाइडेड बाई और ये 1, ये आपस में क्या होंगे, सीरीज के अंदर होंगे। तो ओवरऑल सर्किट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कैसे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 बाई 3 करोगे तो यह आ जाएगा 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 3, और ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2 ओम, ठीक है। और फिर इन दोनों को वापस से पैरेलल में है तो सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2, 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 3 एंड 14 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 14, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 7 ओम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैं घिचपिच कर रहा हूं ना सर्किट के अंदर, ये खुद को आपको करना है बेसिकली, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए, बट आप खुद से प्रैक्टिस करना, तब जाके आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। कंसेप्ट्स जो हैं वो सारे आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं एक बार समझने के बाद में, और फिर भूखे बन जाना क्वेश्चंस के, फिर आप ढूंढना है ऐसे क्वेश्चंस को, और जहां कहीं ऐसे क्वेश्चंस मिले उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, देन योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। If power dissipated in 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt, तो इसके अंदर 9 ओम वाले के अंदर जो पावर है वो कितनी है, 36 वॉट। अब ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये हमें दो चीजें बताना चाह रहे हैं कि इसके अक्रॉस करंट कितनी होगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, हम दोनों निकाल सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस इज, ठीक है, 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट इससे बहुत सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, अपन थोड़ा सा देखते हैं इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 9 ओम जो है उसके अक्रॉस हमें पावर दे दी गई है। पावर के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है V²/R, है ना। तो इसको जब अपन अप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज की वैल्यू पता पड़ जाएगी, तो हमें पता पड़ जाएगा इट इज 36, ठीक है, इज इक्वल टू V²/9। तो V² की वैल्यू आ जाएगी 36 मल्टीप्लाइड बाई 9,
तो इससे V मिल जाएगा, तुम्हें दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 18 वोल्ट। 18 वोल्ट जो है वो यहाँ पर आपको टोटल वोल्टेज मिल गया। ठीक है, करंट की बात करें तो पावर का एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R, यानी कि 36 इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। R कितना है आपका? R है आपका 9 ओम, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो I हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस 2 एम्पियर की तो करंट फ्लो हो रही है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें पता पड़ गया कितना है, 18 वोल्ट है। तो अब कोई पूछे कि बताओ इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो होगी, तो वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 3 एम्पियर। तो कोई पूछे कि बताओ टोटल करंट यहां से कितनी निकल रही होगी, अकॉर्डिंग टू दोनों करंट्स को अपन ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस गिवन एनालिसिस, तो ये हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 एम्पियर। सेम 5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो हो रही है, तो कोई पूछे कि बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10 वोल्ट, एंड दैट्स हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देके कितनी सारी चीजें पूछ ली जा सकती है इसके ऊपर, और मैंने जानबूझ के आपको हर एक चीज बताई है ना, हर एक चीज से घुमाया है मैंने, ताकि आप और भी चीजें अगर इसके ऊपर कुछ पूछी जाए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ 6 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सब कुछ निकाल दिया आप लोगों ने। और सोचो हमें इसमें वोल्टेज की वैल्यू नहीं दे रखी, ओवरऑल बैटरी का वोल्टेज नहीं दे रखा। कई बच्चे तो इसको गलत समझ लेंगे क्वेश्चन को, कि यार कुछ ना कुछ अधूरा है इस क्वेश्चन के अंदर। अधूरा कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है आपको, राइट। इनफैक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ओवरऑल बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है इसकी वैल्यू कितनी है, और अब आपके सामने आंसर भी है भाई, 18 वोल्ट इसके अक्रॉस गिर रहे हैं, है ना, और 10 वोल्ट इसके अक्रॉस गिर रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज कितना है आपका 18 + 10 यानी कि 28 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है कितना होना चाहिए आपका, 28 वोल्ट होना चाहिए। और सब कुछ पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर shown in the circuit, है ना, the power dissipated in the 5 ohm resistor is, है ना। तो 5 ohm के अक्रॉस अपनों को क्या करना है, बताना है कितनी पावर होगी, और हमें केवल और कितना बता रखा है, करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम। तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 3 एम्पियर है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो हमें ये पता पड़ गया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अब हमें पता है कि यार ब्रांचेस जो पैरेलल में होती है उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि आपका पोटेंशियल डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। तो पोटेंशियल डिवाइड कैसे होगा, तो V अक्रॉस 5 जो होगा, तो मैंने बताया था पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसको उतना ही ज्यादा शेयर मिलता है। तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज दैट इज 6 वोल्ट। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। तो हमें 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकालनी थी, पावर निकालनी थी। हमें 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता पड़ गया। तो अब पावर निकालने में क्या दिक्कत है, हम 5 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको 5 ओम से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 ओम, 5 वॉट। ठीक है ना, यूनिट्स गलत यूज कर रहा हूँ, 5 वॉट। तो 5 वॉट आपका आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब जो कि दिखने में बेहद आसान लगते हैं बट कहीं ना कहीं घुमाते हैं आपको, और है सारे के सारे सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है, इनको आपको बहुत अच्छे से सीखना है, कैसे किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसके थ्रू आप पूरे के पूरे सर्किट के किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करना है,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 bulbs whose resistances are in the ratio of 1:2 are connected in series। तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा जो V1 डिवाइडेड बाई V2 होता है, जो V1 डिवाइडेड बाई V2 होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, R1 डिवाइडेड बाई R2। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो में कितना दे रखा है, 1:2, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 भी कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन दैम हैज द रेशियो, तो पावर का फॉर्मूला होता है, तो P1 तो हो जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 और P2 हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। तो P1 डिवाइडेड बाई P2 की जो वैल्यू हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाई V2 का होल स्क्वायर टाइम्स R2 डिवाइडेड बाई R1। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 1/2, उसका स्क्वायर कर दिया, एंड R2 डिवाइडेड बाई R1 का मतलब हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि अल्टीमेटली इसका आंसर भी आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो केयरफुल रहना है, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस का रेशियो दे रखा है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। तो पहले पोटेंशियल्स का रेशियो निकालना है ना, पहले पोटेंशियल्स का रेशियो निकालना, या आप इसको यूं भी कर सकते थे कि दोनों के अक्रॉस जो करंट होगी वो सेम होगी, ठीक है, ठीक है। तो सीरीज का एक तो फंडा ये हुआ, एक जो आसान फंडा ये है कि करंट जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R, मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, यानी कि P1 डिवाइडेड बाई P2 डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, है ना, दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों डायरेक्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा अगर किसी एक डायरेक्शन में चला जाए तो उलझे ना, कोई सी भी डायरेक्शन में बढ़ो बट उस डायरेक्शन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, आखिरी में 3-4 जो मैंने करवाए हैं, दीज क्वेश्चंस आर दोज पोटेंशियल क्वेश्चंस जो कि हर साल किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा केयरफुली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब अपन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो उसमें भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन एंड किसके बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो 2 सेल्स हैं, पहले का EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ऑब्वियसली हम दोनों को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं जिसका EMF E इक्विवेलेंट और जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो जाए। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आएंगे, हमारा E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 और हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। ये हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला है, जो कि हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, तो कोई आपसे पूछे कि बताओ इसके अक्रॉस जो ओवरऑल पोटेंशियल है ना V, बताओ वो कितना है। तो आप लिखोगे, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, तो आप लिखोगे सर V जो है वो होना चाहिए E1 प्लस E2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस नॉट प्लस माइनस I टाइम्स R2, है ना। तो यहां पे E1 प्लस E2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं वोल्टेज को। और अगर आप इस सर्किट से देखोगे तो फिर आपका जो ओवरऑल वोल्टेज है वो आपको कितना नजर आएगा, वो आपको नजर आएगा V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R टाइम्स R इक्विवेलेंट। तो डायरेक्ट जब आप कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और जब डायरेक्ट आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो, तो आप देखोगे आपका E इक्विवेलेंट तो किसके इक्वल नजर आ रहा है, E1 प्लस E2, और आपका R इक्विवेलेंट किसके नजर आ रहा है, R1 प्लस R2 के इक्वल नजर आ रहा है। और ये थोड़ा ऑब्वियस सा भी तो है कि दोनों बैटरीज जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर करंट को ड्रॉ करना चाह रही है, इसका मतलब दोनों का EMF जो है वो ऐड हो जाएगा, और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फंडा होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से मैच करेगा। तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट ऐसा ही कुछ आना चाहिए। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। तो हमारे जो टॉर्च वगैरह होते हैं उसके अंदर हम जो सेल्स लगाते हैं ना, वो बेसिकली सीरीज के अंदर कंबाइंड होते हैं।
अकेला सेल जो होता है वो टॉर्च को ऑन नहीं कर पाता, फिर आप 3-4 सेल लगाते हो तो तीनों का ईएमएफ ऐड हो जाता है, तब जाके आपका टॉर्च जो है वो जलने लगता है। तो आपके टॉर्च हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, उसके अंदर जो आप मल्टीपल सेल्स यूज़ करते हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। अब बात करते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पहले तो अपन देखते हैं। 2 सेल्स होंगे हमारे, ये पहला है और ये दूसरा है, और दोनों को आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे कि दोनों के टर्मिनल्स जो है वो आपस में ज्वाइंट होंगे, ठीक है। आप इन दोनों को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना चाहते हो, यानी कि आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो फंडा वही है हमारा, हम सर्किट को एनालाइज करेंगे तो हम मान लेंगे इसके अक्रॉस ओवरऑल जो वोल्टेज है वो कितना है, V है। तो अगर आप फर्स्ट ब्रांच को पकड़ोगे तो V की वैल्यू कितनी दिखाई देगी आपको, E1 माइनस I1 R1 दिखाई देगी। तो यहां से I1 की वैल्यू मिलेगी आपको V माइनस E1 डिवाइडेड बाय, या E1 माइनस V लिखो, ठीक है ना। I1 की वैल्यू लिखेगी E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली दूसरी ब्रांच को देखोगे तो सेम पोटेंशियल V जो है वो किसके इक्वल नजर आएगा आपको, E2 माइनस I2 R2 के इक्वल नजर आएगा। बाय द वे ये इक्वेशन अपन पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनल वोल्टेज की, कि एक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज है वो कितना होता है, EMF माइनस IR। ये अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं ना, उसी को यूज कर रहा हूं मैं। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2, है ना। हमें पता है कि हमारा जो करंट टोटल I है वो I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगा। I1 का मतलब हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। तो इसको आप चाहो तो ऐसा कुछ लिख सकते हो, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, है ना, माइनस V टाइम्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इस इक्वेशन को, है ना। और इसको जब आप देखोगे तो इसके अक्रॉस भी ओवरऑल जो वोल्टेज है वो V ही रहना चाहिए। ये हमारी शर्त है कि सर्किट के पैरामीटर्स चेंज नहीं होने चाहिए अगर आप सिंगल सेल से रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि V किसके इक्वल नजर आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट के इक्वल नजर आएगा। तो इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं अपनी इक्वेशन को, ठीक है ना। तो अपन इसको उठा के लाते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्व टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस V टाइम्स R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो अल्टीमेटली जो आपकी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी नजर आएगी, V इज इक्व टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स I, ठीक है। और ये नेगेटिव में होगा तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, V इज इक्व टू, ठीक है। और आपने R1 R2 एलसीएम लिया, उसको I की तरफ भेजा, फिर V को एक तरफ लेके गए और फिर R1 R2 से डिवाइड किया, तो ये बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स I। तो जब आप डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो ये वाली चीज तो आपको किसके इक्वल नजर आ रही है, E इक्विवेलेंट के इक्वल नजर आ रही है, और ये वाली चीज आपको ऑब्वियसली किसके इक्वल नजर आ रही है, R इक्विवेलेंट के इक्वल नजर आ रही है। तो यहां से आपको पता चल गया कि इस कंडीशन में E इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ऑब्वियसली दोनों पैरेलल के अंदर कंबाइंड है, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगी।